रायपुर में डीजल टैंकर में लगी आग, रिंग रोड 3 पर खड़ा था टैंकर, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। और खबर है सरदार में आगे बढ़ेंगे, विस्तार से खबरें देखेंगे। मिशन 2023 के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब टिकट की आस लेकर दावेदार भी मैदान में उतरने लगे हैं। विधानसभा टिकट के दावेदारों के लिहाज से ग्वालियर में दोनों पार्टियों में कहीं कहीं एक अनार 100 बीमार जैसे हालात बन रहे हैं। ग्वालियर सीट पर बीजेपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक के खिलाफ भाजपा के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरने की कवायद कर रहे हैं। रविदास जयंती पर एमपी विधानसभा का बिगुल प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी दलों ने फूंक दिया है। ये पहला मौका है जब सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही दिन ग्वालियर में मौजूद रहे। इसके साथ ही ग्वालियर में चुनावी मैदान में उतरने की चाहत रखने वाले दावेदार भी अब जमीन पर नजर आने लगे हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने इस सीट पर कांग्रेस की टिकट के लिए कई उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहां पिछला चुनाव हार चुके सुनील शर्मा के साथ ही 1 दर्जन लोग टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। सुनील शर्मा के अलावा योगेंद्र सिंह तोमर, मितेंद्र सिंह, सौरभ सिंह, मुन्ना सिंह जैसे दावेदार मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस का भी दावा है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सीट पर कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने वाले दमदार नेताओं की कमी नहीं है। यही वजह है कि इस सीट पर कई चेहरे एक साथ दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि टिकट किसे मिलेगा ये तो आलाकमान तय करेगा, लेकिन कई दावेदार सामने आना कांग्रेस की मजबूत पकड़ को बता रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में कई ऐसी सीटें जहां एक नहीं अनेकों दावेदार हैं। क्योंकि कांग्रेस से लोग जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ लोग काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस ही इस प्रदेश का भविष्य है। रही बात टिकट की, तो प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट मांग सकता है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी प्रत्येक सीट पर सर्वे कराते हैं और सर्वे कराकर जो जीतने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार होगा उसी को टिकट देंगे और जिताऊ उम्मीदवार ही कांग्रेस का चेहरा होगा। और आप ये मानकर चलिए 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। वहीं टिकट के लिए 1 अनार 100 बीमार वाले हालात सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, बल्कि बीजेपी में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। ग्वालियर में दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी ने पिछली बार बहुत कम अंतर से गंवाई थी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक विधायक के तौर पर चुनाव जीते थे। ग्वालियर दक्षिण सीट पर बीजेपी के दावेदारों की लंबी फहरिस्त सामने आ रही है। ये पिछली बार चुनाव हारे नारायण सिंह कुशवाहा के साथ ही कई बड़े चेहरे बीजेपी का टिकट हासिल करना चाहते हैं। यहां से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के अलावा पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता सहित और सांसद विवेक शेजवलकर के बेटे प्रांशु शेजवलकर सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीजेपी के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारों की लंबी फहरिस्त पर बीजेपी का कहना है कि किसी सीट पर कई दावेदारों का सामने आना इस बात का सबूत है कि बीजेपी में कई चेहरे हैं जो चुनाव जीतने का दम रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का, दावे करने का हक है, उनका अधिकार है। यदि हम सीटों की बात करें, उनके दावेदारों की बात करें, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे दावेदार उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये तो हमारे पार्टी का सौभाग्य है कि हमको इतने मजबूत कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं जो विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी का एक अपनी प्रक्रिया है। पार्टी अपनी प्रक्रिया से सभी वरिष्ठ नेताओं के सामंजस्य से जो चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें टिकट का निर्णय लेती है और उसी में विधायक के टिकटों का निर्णय होता है। और अब भी ऐसा ही एक तरीका अपनाया जाएगा और पार्टी अपने स्तर पर भी अलग अलग सर्वे करा रही है। जो सबसे जिताऊ उम्मीदवार होगा, जो सबसे योग्य उम्मीदवार होगा, पार्टी उसको विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी और बाकी सारे दावेदार मजबूती के साथ में उसके लिए काम करके उसको जिताएंगे।
विधानसभा चुनाव में अभी 9 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तो वहीं दावेदार भी टिकट के लिए अपनी जमावट करने जमीन पर उतरने लगे हैं। ऐसे में आने वाले समय में टिकट के दावेदारों की फौज लंबी होती जाएगी और इनका शक्ति प्रदर्शन भी बढ़ेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। इसके लिए पार्टी संगठन से लेकर जिला स्तर तक माइक्रो मॉनिटरिंग कर रही है। पार्टी ने अपने हर एक कार्यकर्ता को अपनी गतिविधियों को ऐप में अपलोड करने का निर्देश दिया है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पलटवार शुरू हो गया है। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जी जान से जुट गई है। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें मोबाइल पर संगठन से जुड़ा डिजिटल डाटा देखा जा सकता है। इसके लिए पार्टी जिला स्तर तक माइक्रो मॉनिटरिंग कर रही है। पार्टी ने अपने हर एक कार्यकर्ता को अपनी गतिविधियों को ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया है और ऐसा न करने पर गतिविधि में शामिल होने की बात नहीं मानी जाएगी। कांग्रेस ने ऐप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा बीजेपी अब हवा में है, धरातल पर कार्यकर्ता नहीं है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जमीनी राजनीतिक पार्टी बची होती, अगर उसमें जमीनी कार्यकर्ता होता तो मुझे लगता ना तो फ़ोन के मिस कॉल मार के सदस्य बनाए जाते और ना ही ये डिजिटल इनको आज डेटा बनाना पड़ता। ये बताता है कहीं ना कहीं कि कार्यकर्ताओं का भाजपा से, अपनी पार्टी से उनका विश्वास उठ चुका है। वो पार्टी से रुष्ट हैं क्योंकि पार्टी ने उनका दुरुपयोग किया है। उनको कहीं कोई साथ नहीं दिया। उनको मालूम उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता का उनका अपनी पार्टी से विश्वास उठाए, इसीलिए सब कुछ हवा हवाई है, जमीन पर कुछ नहीं है। ये मिस कॉल मार के सर्च बनाते हैं, आज ये डिजिटल जो डेटा बना रहे हैं ये भी सब हवा हवाई है। कल को जब देखेंगे तो पता पड़ेगा कि आगे शिवराज जी बीडी शर्मा अकेले, पीछे कोई नहीं, कुछ नहीं। वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा बीजेपी पार्टी डिजिटल भी है और फिजिकल भी है। कांग्रेस केवल हवा में है, इसीलिए उसे दूसरे दल की स्थिति भी वही नजर आती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार स्वयं आभासी दुनिया में, आभासी राजनीति में मस्त है, वैसे उसको लगता है सारा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल भी और फिजिकल भी है। हमने जब बूथ विस्तार योजना प्रथम चरण में प्रारंभ करी श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती पर, तो डिजिटल भी किया, फिजिकल भी किया। आज मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों में से लगभग 95% बूथ जो है वो डिजिटल और फिजिकल है। बूथ की जो हमारी समिति है उससे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्तर का नेता, कार्यकर्ता प्रत्यक्ष संवाद कर सकता है। सबके संपर्क सूत्र हमारे पास है। तो हमको कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और यदि सिर्फ डिजिटल होते तो फिजिकल विकास यात्रा क्यों निकालते। बीजेपी एमपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। संगठन से लेकर डिजिटलीकरण पर पूरा ध्यान दे रही है। वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ नेताओं ने आजकल एक अलग ही लाइन ले रखी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवारी का चेहरा कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हालांकि कांग्रेस में यह परिपाटी भी रही है कि चुनाव होने के बाद अगर बहुमत मिलता है तब मुख्यमंत्री या किसी और पद के लिए नाम तय होता है। लेकिन 2018 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई में काम कर रही है। यहां अमूमन हर फैसला कमलनाथ की मर्जी का ही होता आया है और 23 आते आते समीकरण बदले गए हों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कोई भी एमपी से जुड़ा फैसला एआईसीसी कमलनाथ से चर्चा किए बगैर लेती नहीं। तो फिर पार्टी में ये अलग स्वर क्यों सुनाई पड़ रहे हैं, देखिए। कांग्रेस पार्टी जहां स्टेट्स होती है वहां कभी चेहरा घोषित नहीं करती। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा
मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश तो नहीं होती। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बयान पर बवाल शुरू हुआ तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी अरुण यादव की लाइन को ही आगे बढ़ाया, जबकि पूर्व मंत्री मुकेश नायक कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस का निर्विवाद और सर्वमान्य नेता बताते हैं। मुकेश नायक की माने तो कांग्रेस एकजुट है। किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी में फैसले अपने स्तर से होते हैं और जब चुनाव के बाद जो फैसला होगा वो होगा। कमलनाथ जी कांग्रेस के निर्विवाद नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, देश के बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम है। 9 बार वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके साथ है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर छिड़ी सियासी बहस पर सीएम शिवराज ने भी निशाना साधा। हालांकि खुद कमलनाथ भी इस मसले पर कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ मिलते हुए, हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे। आपस में जरूर युद्ध शुरू हो गया है। चेहरा कौन होगा, आप होंगे या बगैर चेहरे के लड़े हुए चुनाव? देखिए, मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं। ये मैंने पहले भी कहा। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ। प्रदेश में पिछले कुछ खास मौकों पर कमलनाथ को बैनरों पोस्टरों में भावी मुख्यमंत्री पेश किया गया है। यहां तक कि पार्टी दफ्तर में भी ऐसे ही बैनर नजर आए हैं। पार्टी का हर फैसला भी कमलनाथ ही करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तब बड़ा हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी के नेता ही कमलनाथ की उम्मीदवारी पर सवाल उठाएं। जीतू पटवारी भी कार्यकारी अध्यक्ष के विवाद पर अलग लाइन लेकर तेवर दिखा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि कांग्रेस को सिंगल हैंड ताकत दे रहे कमलनाथ नहीं तो फिर कांग्रेस में सीएम का चेहरा कौन होगा। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कमलनाथ नहीं तो कौन? अभी तक कमलनाथ ही फैसले लेते आए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर 2018 से चुनाव हुआ, अब तक वही फैसले लेते आए कांग्रेस के लिए। अब देखने वाली बात होगी इस बार के चुनाव में आखिर कौन चेहरा होता है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बिजली कंपनी राजधानी भोपाल में ज्यादा बिजली बिल बकाया वाले क्षेत्रों से ट्रांसफार्मर निकालने की कार्रवाई कर रही है। सोमवार को जहांगीराबाद इलाके में ट्रांसफार्मर को लिफ्ट किया गया। इसके विरोध में जनप्रतिनिधि और रहवासी बिजली कंपनी के ऑफिस पर जमकर विरोध करने पहुंच गए। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद स्थित चमारपुरा इलाके में बिजली कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया है। बिल बकाया होने पर कंपनी ने ट्रांसफार्मर निकाल दिया। इसके विरोध में जनप्रतिनिधि और रहवासी बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने कार्रवाई को लेकर विरोध भी जताया। इसके बाद उन्होंने रैली निकाली। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कल तक ट्रांसफार्मर वापस नहीं लगाया गया तो विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर विधायक मसूद ने भी नाराजगी जताई। ये कार्रवाई इमरजेंसी घोषित करने जैसी है। जनता को परेशान करना है, कंज्यूमर को परेशान करना है। जिन कंज्यूमरों ने बिल भरा के उनका क्या कसूर है और ये कौन सी प्रक्रिया अपना रही है सरकार, ये किस तरह का हथकंडा अपना रही है। क्या ये सरकार से मैंने आज जवाब मांगा, ये सरकार वो जवाब देगी कि वल्लभ भवन का कितना ड्यू है, PHQ का कितना ड्यू है, नगर निगम का कितना ड्यू है, अन्य सरकारी बंगले जो 74 बंगले में मंत्रियों के बंगले इनका कितना ड्यू है, और जिनके ड्यू है क्या उनका भी इसी तरह का वसूली का अपना तरीका अपनाया जाएगा। और नहीं तो शिवराज घोषित करें कि हमने इमरजेंसी लागू कर दी है भोपाल में।
इससे पहले बिजली कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में ट्रांसफार्मर निकालने की कार्रवाई की। इसके बाद वार्ड के पार्षद अजीजुद्दीन समेत कई लोग बिजली ऑफिस पहुंचे। उनका कहना था कि जिन पर राशि बकाया है उन पर कार्रवाई हो। ट्रांसफार्मर निकालने से बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। उसमें दोनों साइड के लोग हैं, जो बिल जमा कर रहे हैं उनके भी काट दिए, जो जमा नहीं कर रहा उनके भी काट दी। एक पक्षीय कार्रवाई है। ट्रांसफार्मर ही ले गए ये ले आया। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज प्रथम पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर के ही सिख मोहल्ले में हुआ था। उन्हें याद कर फैंस की आंखें नम हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी पहचान है। लता मंगेशकर की बात होती है तो इंदौर का नाम सबसे पहले आता है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। लता दीदी का जन्म जिस मकान में हुआ था वहां आज एक क्लॉथ सेंटर है। यहां आज भी लता दीदी की यादों को संजोकर रखा हुआ है। ये वो जगह है जहां लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। ये मेहता क्लॉथ सेंटर यहाँ पर अब बन गया है। यहाँ पर उनका एक म्यूनरल लगा हुआ है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि अपनी दे रहे हैं। लता मंगेशकर यहाँ उनका जन्म हुआ, उसके बाद इसी इलाके में उनका बचपन बीता। लता दीदी के निधन के बाद से इंदौर में उनकी प्रतिमा लगाने की और संगीत अकादमी के साथ संगीत महाविद्यालय बनाने की मांग की जा रही है, जिससे उनके चाहने वाले उनकी यादों से जुड़ सकें। विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि मेरा कर्तव्य है कि उनकी यादों को सहेजा जाए। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी विधानसभा में उनका जन्म हुआ था, तो हम लोग गांधी हॉल में उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे, ये हमने विचार किया है। और जल्द ही गांधी हॉल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, गांधी हॉल बन तो बहुत अच्छा गया है मगर उसको ऑपरेट कौन करेगा, कैसे उसकी व्यवस्थाएं सुचारू चल सके, क्या क्या किस टाइप के इवेंट्स उसमें करने हैं, किस टाइप पे नहीं करने हैं, ये सब तय करने के लिए जल्दी हम लोग एक जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक करने वाले हैं और जल्दी उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। लता मंगेशकर इंदौर की चाट चौपाटी और यहाँ की खान पान की बेहद शौकीन थी। फैंस बताते हैं कि वे जब भी मुंबई से यहाँ आती थी, चाट गली में चाट और पोहा जलेबी जरूर खाती थी। लता दीदी यहाँ पढ़ी लिखी, यहाँ बड़ी हुई और बॉम्बे से जब भी यहाँ आती अपनी चाट गली में चाट जरूर खाती थी। वो खाने पीने की शौकीन थी। इंदौर की चाट बहुत पसंद थी, यहाँ की सुबह पोहा जलेबी वगैरह। और लता दीदी इतनी महान हस्ती है देश की, तो ऐसी महान हस्ती का हम चाहते हैं कि मिनी बॉम्बे इंदौर शहर में, जिससे उनको इतना लगाव था, उनकी जन्म स्थिति है, इस शहर के अंदर कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए उनकी यादगार के लिए, उनकी प्रतिमा लगाई जाए रीगल चौराहे के इधर, जिससे उनकी यादगार रहे। लोगों को आने वालों को मालूम पड़ा, बाहर के लोग आते हैं, सैलानी आते, घूमने वाले आते हैं, उनको मालूम पड़ा कि लता दीदी कहाँ जन्मी थी। लता दीदी के फैंस के साथ हर इंदौरी यही चाहता है कि स्वर कोकिला की यादों को सहेजने के लिए सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।